हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रामानुजन ए ग्रेट मैथमेटिशियन में। पिछली कक्षा में हमने गोले की व्यापक समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन किए और उनको समझा। अब हम गोले के प्रतिच्छेदन से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि गोले के प्रतिच्छेदन से कि गोले का समतलीय प्रतिच्छेद, जब हम एक समतल से, जैसे कोई गोला है उसे हम एक समतल लें, जैसे चाकू या कोई भी प्लेन लें और उससे काटें, किसी गोले को उससे काटें, तो हमें काटने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ हमें बताना है कि जो गोले और समतलीय प्रतिच्छेद करते हैं तो एक वृत्त प्राप्त होता है। मतलब जब किसी गोले को एक प्लेन से काटा जाता है, तो ये भी एक प्लेन है। तो जब इस प्लेन से किसी गोले को काटा जाएगा, जब इसी गोले को, जैसे गेंद को एक चाकू से काटें, तो हमें जो उनका जो समतल को स्पर्श करने वाला जो भाग है वो कौन से आकृति का प्राप्त होगा, वो वृत्त के समान प्राप्त होगा। हमें नीचे का भाग देखें चाहे ऊपर का भाग देखें, वो हमें एक वृत्त के समान प्राप्त होगा। तो हम उसकी बात करते हैं। तो माना हम इसे सिद्ध करते हैं कि ये कैसे होगा, ये वृत्त कैसे प्राप्त होगा, या हम इसे कैसे कर सकते हैं कि ये एक वृत्त ही होगा। तो इसके लिए हम माना गोले का केंद्र सी है, मान लिया एक गोला है, ये 2D में है इसलिए वृत्त के समान दिख रहा है, पर ये एक गोला है। तो मान लिया कि इसका केंद्र सी है और इसके समतलीय प्रतिच्छेद पर स्थित कोई एक बिंदु M है, और इसके समतलीय प्रतिच्छेद मतलब ये समतलीय प्रतिच्छेद, अब ये इस प्रकार से काट रहा है और इस प्रकार से कोई प्लेन एक गोले को काट रहा है जो ऊपर वाला। तो इस गोले पर, इस प्लेन पर कहीं बिंदु एक M स्थित है, जो प्लेन पर भी है, वो जो काट रहा है उस प्लेन पर भी है, और जो वो गोला जो कट रहा है उसकी जो, जैसे खोखला गोला, देखिए हम कोई खोखली चीज़ लें गोले के रूप में, तो उसका जो बाह्य पृष्ठ होगा, जैसे अंदर से ये खाली है और इसकी यहाँ से काटें, तो यहाँ से काटने पर, जैसे यहाँ से काट दिया हमने, आधा गोला बचा है, यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से काटने पर इस पर भी एक बिंदु स्थित होगा, और इससे जो ये प्लेन जा रहा है इस पर भी वो बिंदु स्थित होगा। तो दोनों पर स्थित है वो बिंदु। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि M एक बिंदु है जो प्रतिच्छेद पर स्थित कोई एक बिंदु है। तो प्रतिच्छेद, दोनों का जो प्रतिच्छेद समतल है, स्पर्श जो कर रहे हैं, वो दोनों पर स्थित ये बिंदु है। सी से दिए गए समतल पर एक लंब डाला जो इसे N पर मिलता है। अब ये एक समतल है, तो वो वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं ऊपर होगा, या ये समतल ऊपर हो और वृत्त का केंद्र कहीं नीचे हो, तो वृत्त का केंद्र कहीं भी हो सकता है। तो उस समतल पर लंब डालना है हमको। तो यहाँ वृत्त का केंद्र, और इससे ये लंब ये डाल दिया हमने, ये लंब। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम ये लंब डाल दिया CN, तो CN लंब डाल दिया, तो ये इसका पाद जो N है वो किस पर स्थित है, वो समतल पर स्थित है। तो इसका पाद N समतल पर स्थित होगा। अब हम चूँकि ये यहाँ, अब इसकी स्थिति की बात करते हैं हम, इसकी स्थिति कैसी होगी। तो ये एक गोला है, इसका केंद्र यहाँ, और ये मान लेते हैं कि कोई समतल है, ये कोई समतल है, ये गोले को यहाँ काट रहा है। तो गोले को ये ऐसे काट रहा है, जैसे ये गोला है और इसे ये ऐसे काट रहा है या ऐसे काट रहा है। तो यहाँ जो ये बिंदु है वो N है, और इसके द्वारा जो काटेगा तो ये एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गेंद को काटेंगे तो एक उसके आसपास की जो लेयर होगी वो वृत्त के समान होगी, तो ऐसी आकृति वो प्राप्त होगी। तो ये कहाँ है, ये गोले का, जैसे गेंद का जैसे आसपास का जो भाग है ना, वो दिखा है हमने, गेंद का जो काटा उसके बाद जो आसपास जो भाग प्राप्त हुआ उसका, वो है एक गोलाकार भाग प्राप्त होगा। तो गोलाकार भाग प्राप्त होगा, तो ये इसका मान क्या होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, जो ये त्रिज्या है वही ये त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या, ये बाह्य पृष्ठ जो है ना उसी की त्रिज्या है। मतलब इस बिंदु को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो उसका मान R ही होगा। और जब ये समतल इस गोले को ऐसे काट रहा है, तो इस समतल पर डाला गया लंब, इस समतल पर कोई लंब डाला जाए, तो जो ये वृत्त प्राप्त हुआ इस पर, तो इस पर स्थित कोई बिंदु होगा, यहाँ वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, वो इसके लंबवत होगा कि नहीं होगा, इस लंब के वो लंबवत होगा कि नहीं होगा, जो ये बिंदु इस वृत्त पर स्थित है, जो
गोला काटा है उसके जो भाग है उस पर स्थित है वो बिंदु, तो वो इस परपेंडिकुलर जो ये लंब है इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो एम है और जो सी एन है, एन एम और सी एम क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। तो लंबवत होंगे तो हम यहाँ से इसकी लंबाई मान लेते हैं कि भाई ये पी लंबाई है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या होगी, कर्ण तो ये सी एम हो जाएगी, तो कर्ण का मान सी एम स्क्वायर बराबर आधार का मान क्या होगा, तो आधार यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो आधार का मान क्या होगा, पी आधार हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये एन एम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। हमें क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि ये इस जो यहाँ वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या है, तो उसका मान ज्ञात करना है हमें। भाई इसकी त्रिज्या अगर स्थिर है, अगर इस बिंदु से हमेशा इसकी त्रिज्या स्थिर रहेगी तो हम कह देंगे कि ये तो वृत्त ही हो सकता है, ऐसा तो वृत्त होता है, इसलिए हमें इसका मान ज्ञात करके हम इसे स्थिर बता देंगे। तो यहाँ से सी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सी एम का मान क्या है, सी एम का मान वृत्त की इस गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो एन एम का मान कितना आ गया, एन एम का मान आ गया रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं रूट आर स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, ये एन एम का मान निकाल लिया हमने। हमारे द्वारा माने गए गोले और समतल के लिए आर व पी निश्चित राशि है, चूँकि हमने एक समतल माना, ये समतल माना, ये फिक्स समतल है कि भाई ये यहाँ से काट रहा है तो ये यहीं काट रहा है बस, इसके अलावा ये हिल जुल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता कहीं भी, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा। और जो आर है तो गोला तो एक ही है, तो फिक्स गोला लिया है हमने, कोई सा भी गोला एक मान लिया तो उसकी त्रिज्या तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। भाई ये गोला है तो उसकी त्रिज्या हमेशा, तो आर भी फिक्स है और परपेंडिकुलर भी फिक्स है, इसकी लंबाइयाँ फिक्स है। तो जब ये भी फिक्स, ये इसका आर का मान फिक्स है, पी का मान फिक्स है, तो एन एम का मान तो फिक्स होना ही है। तो जब एन एम का मान फिक्स है, किसी बिंदु से एन एम का मान फिक्स है, तो जब एम को हम घुमाएंगे, जब एन एम का मान एक समान रखकर जब एम को यहाँ ले आए, यहाँ लाएँ, तो जब एक स्थिर बिंदु से दूरी समान रखकर हम किसी अन्य बिंदु को घुमा रहे हैं, तो उससे क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, जब ये एम है तो इसको हम ये दूरी से हम आर ही रख रहे हैं और इसको घुमाए जा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। तो ये वृत्त प्राप्त होगा। और जो इसका केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र ये एन होगा। जो एन क्या है, ये यहाँ एन क्या है, एन है गोले के केंद्र सी से समतल पर डाला गया लंब, ठीक। और एन तो हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी, ये तो गोले का क्या हो गया, ये तो वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या की बात करें हम तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि यही तो इसकी त्रिज्या है, तो इसी की तो बात कर रहे हैं हम, यही तो त्रिज्या है इसकी। तो ये त्रिज्या होगी तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पी क्या है, पी तो क्या है, केंद्र सी से लंब का पाद, अच्छा ये सॉरी यहाँ लंब का पाद लिखना है यहाँ, क्योंकि ये तो एन की बात कर रहे हैं हम, केंद्र की बात कर रहे हैं। तो केंद्र क्या है, गोले के केंद्र सी से समतल पर डाले गए लंब के पाद है ये, मतलब पाद मतलब पैर, उसका जो निचला सिरा है जो समतल पर स्थित है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसकी वह एन क्या है, वह इस वृत्त का केंद्र होगा, और यहाँ पी क्या है, पी है केंद्र से समतल पर, अब केंद्र किसका है, गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, पी तो समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। आर क्या है, आर गोले की त्रिज्या है, आर गोले की त्रिज्या है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वृत्त कौन सा होगा, वृत्त मतलब बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त कब बनेगा इसमें, तो सबसे बड़ा वृत्त कब बनेगा, जैसे ये कोई गोला ले हम और इसका केंद्र है, तो अब इसमें सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, तो सबसे बड़ा वृत्त तब बनेगा जब इसे हम यहाँ से काट दें,
ये कोई समतल ले लें और यहाँ से इसे काट दें, तो हमें यहाँ जो वृत्त प्राप्त होगा उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी? इसकी त्रिज्या गोले के बराबर होगी, इसकी त्रिज्या गोले के बराबर होगी, गोले की त्रिज्या के बराबर, और जो ये केंद्र होगा वो गोले का केंद्र ही होगा। तो इस प्रकार से कितने वृत्त जा सकते हैं? इस प्रकार से अनंत वृत्त जा सकते हैं। तो वो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऐसे तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। पर कब प्राप्त होगा? जब हम उस समतल को केंद्र से गुजारें, जब गोले को केंद्र से होकर काटें, तभी हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरता है तो इस प्रतिच्छेद से प्राप्त होने वाला वृत्त कहलाता है। गोले का केंद्र व त्रिज्या ही वृत्त की क्रमशः त्रिज्या व केंद्र कहलाते हैं। यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से होकर गुजरे, तो गोले को काटने वाला समतल कहाँ से गुजरे? गोले के केंद्र से होकर। ये काटने वाला समतल है, गोले के केंद्र से होकर गुजरे, तो प्रतिच्छेद बिंदु से प्राप्त होने वाला वृत्त, तो प्रतिच्छेद बिंदु से प्राप्त होने वाला वृत्त, तो जो ये गोले का प्रतिच्छेद बिंदु, ये गोले और समतल के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे उनसे प्राप्त होने वाला जो वृत्त है वह वृत्त कहलाता है। गोले का केंद्र व त्रिज्या की वृत्त त्रिज्या को वृत्त की क्रमशः त्रिज्या व केंद्र होंगे। तो वही त्रिज्या जो गोले की वही उसकी होगी, जो त्रिज्या अपने इसकी वही उसकी होगी। तो अब हम अगली बात करते हैं वृत्त के समीकरण की। तो वृत्त के समीकरण जब ये काटा हमने, ये गोला लिया और इसको किसी समतल से काटा, तो हमें यहाँ एक वृत्त प्राप्त हुआ। तो ये वृत्त कैसे प्राप्त हुआ हमें? एक तो गोला था और एक समतल था। दोनों के समीकरणों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो संयुक्त रूप से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गोले का व्यापक रूप में समीकरण आप जानते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। ये गोले का है। जब समतल का आप नॉर्मल समीकरण जानते हैं, x प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। तो ये कोई समतल है, ये कोई वृत्त, ये कोई गोला है। तो जब इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेद से, गोले 1 तथा समतल 2 के प्रतिच्छेद से ये वृत्त प्राप्त हो रहा है, तो इसके संयुक्त समीकरणों को 1 व 2 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोनों को एक साथ लिखा हुआ दे देगा वो, जैसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 दे देगा, तथा एक्स स्क्वायर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 दे देगा। तो इन दोनों का मान देगा वो, और यहाँ आगे गोला और समतल नहीं लिखेगा, वो सीधा वृत्त लिखेगा यहाँ। तो क्या भाई ये वृत्त है, तो उससे जाने वाले इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वह सीधा क्या लिखेगा? वृत्त लिखेगा। वृत्त के बाद में ये लिख देगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक कोमा समतल, दोनों का समीकरण एक साथ लिख देगा और बोल देगा आपसे कि ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, मतलब वो इससे संबंधित। अब यही लिख रखा है इसमें, हमें गोले या समतल के प्रतिच्छेद से वृत्त प्राप्त होता है। अतः वृत्त के समीकरण गोले एवं समतल के संयुक्त समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो दोनों को समीकरणों को एक साथ लिखने से ही हमें उसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यदि गोले और समतल के समीकरण क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 तथा lx प्लस my प्लस nz प्लस p इक्वल टू 0 हो, तो समीकरण 1 व 2 का संयुक्त रूप से वृत्त के समीकरण कहते हैं। मतलब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लो, बस वही संयुक्त समीकरण है गोले का, वही वृत्त का समीकरण होगा। तो यहाँ वृत्त के केंद्र, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई वही सेम टू सेम, ये देखिए आप यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो यही वही n था जो हमने n यहाँ माना, ये है, ये समतल है। तो ये समतल पर स्थित ये बिंदु n है, वो तो गोले का केंद्र हो जाएगा, वही इस संयुक्त गोले का। तो इससे कैसे निकालेंगे? तो ये जो समतल इसमें है उस पर केंद्र, ये वृत्त का केंद्र, गोले का केंद्र यहाँ से आ जाएगा। समतल ये है, तो इससे डाले गए लंब की लंबाई हम जानते हैं, इससे डाले गए पी कैसे निकालेंगे? इसमें से इससे डाले गए लंब की लंबाई क्यों निकालें यार हम? तो यहाँ पहले तो हमें केंद्र के पाद का बिंदुपथ निकालना है। तो पाद के बिंदुपथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो पाद के बिंदुपथ निकालने के लिए ये सी है और ये एन है। तो सी के निर्देशांक तो हमें कहाँ से पता चलेंगे? इस गोले के समीकरण से पता चल जाएंगे। अब हमें कोई समतल दे रखा है, तो समतल भी देगा वो, तो समतल देगा और ये देगा, तो इससे तो केंद्र निकाल लेंगे। अब इससे इस पर लंब डालेंगे, तो इस लंब जो ये समतल है और ये एन ये सी, तो इस लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे हम। तो इस लंब रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1, ये इसके निर्देशांक होने चाहिए x1 y1 z1।
इसके निर्देशांक कुछ भी हो x1 y1 z1, तो इसका समीकरण क्या होगा, इस लंब रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन a, ये क्या है, ये क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो ये x का गुणांक है यहाँ, और इसी प्रकार बराबर y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। और अब ये तो समीकरण इसकी आ गई, इस लंब रेखा की। अब हमें ये बिंदु निकालना है, तो ये बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको लैम्डा की बराबर मान लेंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो कोई अन्य संख्या की बराबर भी होंगी, तो इसे हम लैम्डा की बराबर मान लेंगे। तो अब यहाँ से x का, y का और z का मान निकालेंगे, तो z का मान निकालेंगे, और ये जो ये बिंदु है, हम कह देंगे कि जो ये बिंदु है वही इस समतल पर स्थित होगा, क्योंकि ये n बिंदु है तो इस समतल पर स्थित होगा रेखा, और इसका कटान बिंदु है कि वह समतल पर स्थित है। फिर इस एक्स वाई जेड का जो यहाँ से मान निकला उसे इस समतल में रख देंगे, उससे हमें यहाँ से जो लैम्डा लिया है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। जब लैम्डा का मान प्राप्त होगा हमें, तो उस लैम्डा का मान वापस किस में रख देंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड का, जैसे यहाँ एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ एक्स का मान है एस लैम्डा प्लस x1, वाई का मान क्या होगा बी लैम्डा प्लस y1, और जेड का मान क्या होगा सी लैम्डा प्लस c1 z1 मतलब। तो ये तीन, यहाँ लैम्डा का मान पहले तो इसमें रखेंगे एक्स वाई जेड को समतल के समीकरण में, फिर वापस जो लैम्डा का मान प्राप्त होगा उसे इस बिंदु में रख देंगे, तो वो अभिष्ट जो केंद्र है हमारे पास वृत्त का वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या भी वही p निकालेंगे, पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे, यहाँ से डाली गई लंब की लंबाई को क्या होगी, तो यहाँ से डाली गई लंब की लंबाई x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है। तो यहाँ ए बी सी तो वही, ये ए बी यही सी है, और जो x1 y1 z1 क्या है, तो ये वृत्त का केंद्र है। ए बी सी तो ए बी सी डी तो किससे आएगा, समतल के समीकरण से, और जो वृत्त का केंद्र आएगा वो कहाँ से आएगा, वो गोले के समीकरण से प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो हम समीकरण में त्रिज्या ये समीकरण देगा और केंद्र वो त्रिज्या आपसे ज्ञात कराएगा, तो आप कर सकते हैं आसानी से। किसी वृत्त से गुजरने वाला गोला, अब हम स्फीयर थ्रो एक गिवन सर्कल, कोई सर्कल दे रखा है उसने, तो उससे गुजरने वाले स्फीयर का समीकरण, तो ये सर्कल, ये मैंने बोला था आपसे वो इस प्रकार देगा, तो ये दोनों समीकरण उसने लिख दी, तो और क्या कह दिया कि समीकरण एक वृत्त का समीकरण है, तो इसको संयुक्त रूप से एक नाम दे दिया और बोल दिया कि ये संयुक्त रूप से किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। अब वृत्त, हमें वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है, तो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम कह देते हैं कि भाई मान लेंगे इस प्रकार होगा वो समीकरण, एस प्लस एस क्या है, गोले का समीकरण है, जो जिससे वृत्त बन रहा है, जिससे वृत्त बन रहा है उस गोले का समीकरण है, और पी जिस पर वो वृत्त बन रहा है, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त, ये गोला है और ये समतल है, तो इस समतल पर तो ये वृत्त है और ये गोला है, तो एस तो ये कौन सा गोला है, ये वाला, और पी कौन सा है, ये समतल, और लैम्डा कोई कांस्टेंट है। तो इस प्रकार होगा, हमने मान लिया, तो ये लिख दिया हमने। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये गोला, ये लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है क्या ये समीकरण, हमने तो एक समीकरण मानी कि भाई ऐसी होगी, एक समीकरण मान लेते हैं हम, इस प्रकार होगी। अब हम सिद्ध करेंगे कि लैम्डा का कितने भी मान हो उसके लिए हमेशा ऐसी समीकरण जब भी आएगी हमारे पास, वह वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ही होगा। तो हम देखते हैं, फिर अब लिखते हैं हम वृत्त एक से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो अब हम वृत्त, हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर जो लिया था गोले का, उसमें हमने देखा था कि गोले का गोला होने के लिए, मतलब गोला होने के लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन करना आवश्यक है, तो एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण होनी चाहिए, विशेषताएं पड़ी थी उसकी, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होने चाहिए, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड के पद विद्यमान नहीं होने चाहिए। तो जब इस समीकरण को आप दोनों समीकरणों को हल करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी प्लस लैम्डा, ये इसको समीकरण करेंगे, तो इसमें से एक्स वाई के, वाई जेड के और जेड एक्स के गुणांक तो प्राप्त होंगे नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हैं इसमें, और गुणांक समान है, एक एक गुणांक है सबके, और इसके बाद एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण भी है, तो तीनों शर्तों का पालन कर रहा है। उपरोक्त समीकरण दो गोले की तीनों शर्तों का पालन करती है, तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है, अतः एस प्लस लैम्डा पी, ऐसा प्रत्येक बिंदु जो एस, तो गोले का समीकरण है एस प्लस लैम्डा पी को हम कह सकते हैं कि ये गोले का समीकरण होगा, क्योंकि गोले का मानक समीकरण इसी प्रकार का होता है। उसमें क्या क्या होता है कि एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण होती है, और एक्स वाई और जेड
में तो द्विघात समीकरण और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होते हैं या 1 होते हैं, और एक्स वाई वाई जेड के पद विद्यमान नहीं होते। तो जो ये समीकरण आएगी एस प्लस डेल्टा लेमडा पी से जो समीकरण आएगी हमारे पास, उसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होंगे, एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण होगी और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांक विद्यमान नहीं होंगे। तो ऐसे ठीक है, ये गोले अर्थात ये गोला बन जाएगी। और जो एस बराबर 0 और पी बराबर 0 को, जो बिंदु एस और 0 पी को संतुष्ट कर रहा है, वह एस और एस प्लस लेमडा पी को संतुष्ट क्यों नहीं करेगा? ये जब एस को संतुष्ट कर रहा है, पी को संतुष्ट कर रहा है, तो एस को संतुष्ट करने में उसका क्या जा रहा है? तो वो जब इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा, तो इनसे तो ये समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो इनसे जब ये समीकरण प्राप्त हो रहा है तो ये इसको भी संतुष्ट करेगा। अब ये हम क्वेश्चनों में देखेंगे, क्वेश्चनों में आएगा ये, तो हम क्वेश्चनों में इसकी चर्चा करेंगे कि भाई कैसे संतुष्ट करेगा, इन दोनों को कर रहा है तो ये इसको भी संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो हम क्वेश्चनों में देखेंगे, वही क्वेश्चनों से आपके स्पष्ट हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। दो गोलों के प्रतिच्छेद से, जैसे यहाँ तो समतल मतलब एक वृत्त था, उससे गुजर रहा था। अब यहाँ दो गोलों का प्रतिच्छेद है और इस प्रतिच्छेद से कोई गुजर रहा है। जैसे यहाँ वृत्त बनेगा, आप जानते हैं कि प्रतिच्छेद होगा तो वृत्त ही बनेगा, गोलों का प्रतिच्छेद हमेशा होगा तो वृत्त बनेगा, समतल या गोले का हो या गोलों का हो। तो ये यहाँ से जो प्राप्त होगा, फिर इस वृत्त से गुजरेगा, तो हमने सीधा क्या बोल दिया, S1 ये है, S2 ये है, दो गोले दे रखे हैं उसने कि भाई दो गोले हैं वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके प्रतिच्छेद से जो समीकरण प्राप्त होगा वो ऐसा प्राप्त होगा। और ये जो समीकरण होगा वह किसका समीकरण होगा? ये समीकरण किसका होगा? गोले का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होंगे, और एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होंगे, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के कोई पद विद्यमान नहीं होंगे। तो ये तीनों समीकरणों का पालन करेगा ये भी, क्योंकि ये भी गोले का है, ये भी गोले का। जब दोनों को लेमडा से गुणा करके जोड़ रहे हैं तो लेमडा से ही तो गुणा कर रहे हैं, कोई ये तो कांस्टेंट राशि है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, बस यहाँ -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 आते ही फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर समाप्त हो जाएंगे तो हमारे पास ये गोला नहीं बचेगा, ये हमारे पास एक समतल के रूप में समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई जेड के रूप में ही ये समीकरण प्राप्त होगा फिर हमें। तो यहाँ लेमडा इक्वल टू केवल -1 नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो। तो ये एक गोले का समीकरण ही होगा, वो आपको यहाँ से ये तीनों शर्तों को पालन कर रहा है, इससे पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि समीकरण दो गोले की सभी विशेषताओं का पालन करती है तथा वह S1 बराबर 0 तथा S2 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं को भी संतुष्ट करेगी। तो वही उसकी तरह ही है कि भाई जब ये प्लेन किसी बिंदु को संतुष्ट कर रहा है और गोला किसी बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, तो उनका जो संयुक्त गोला है उसके समीकरण से प्राप्त जो संयुक्त गोला है वह भी उसके समीकरण उस बिंदु को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार यहाँ एक गोला संतुष्ट कर रहा है, दूसरा भी संतुष्ट कर रहा है, तो फिर वह दोनों जो हैं वह ये इन दोनों से प्राप्त जो गोला है वह भी उस इस बिंदु जिसको ये संतुष्ट करने हैं उसको वह भी संतुष्ट करेगा। तो आज तक यही, फिर हम अगली क्लास में इस पर बेस्ट इन टॉपिकों से बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या मैटर है इसमें। तो धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।